Hi everyone, hope you guys are doing very well. तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो इस चैप्टर में जो हम सेक्शंस कवर करने वाले हैं वो सेक्शन 88 टू 122। तो सबसे पहले सेक्शन की ओर चलते हैं। सेक्शन 88 दैट इज रजिस्टर ऑफ मेंबर। रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या होता है देखते हैं। एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मेंटेन रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर इन फॉर्म नंबर MGT1। जो भी हमारी कंपनी होती है बाय शेयर कैपिटल, उसको हर एक कंपनी को जो शेयर कैपिटल वाली होती है उसको अपने पास एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर मेंटेन करके रखना पड़ता है। नाम क्या है उसका, फॉर्म ऑफ रजिस्टर का MGT1। इन केस नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर ऐसी कोई कंपनी है जो शेयर कैपिटल वाली नहीं है तो उसको उस रजिस्टर में क्या क्या डालना है। नेम ऑफ मेंबर, डेट ऑफ बिकमिंग द मेंबर, डेट ऑफ सेसेशन ऑफ मेंबर, अमाउंट ऑफ गारंटी, एनी अदर इंटरेस्ट एंड एनी इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड बाय द मेंबर। अब देखो शेयर्स तो है नहीं कंपनी में, तो शेयर्स की डिटेल तो जाएगी नहीं उसमें, बट उन्होंने कंट्रीब्यूशन के लिए गारंटी किया हुआ है तो अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे चला जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स और एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, जो मेंबर का शेयर कैपिटल का रजिस्टर जाएगा वो जाएगा MGT1 में। अदर डिवेंचर होल्डर्स है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, एनी अदर होल्डर्स है तो उसमें जाएगा MGT2 में। अदर रिक्वायरमेंट, टाइम पीरियड क्या है एंट्रीज करने का। जब हमारी अलॉटमेंट अप्रूव हुई उस अलॉटमेंट के 7 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर बनाया जाएगा और उसके अंदर एंट्रीज करी जाएगी। प्लेस ऑफ मेंटेनिंग द रजिस्टर, कहां प्लेस किया जाएगा, वो रजिस्टर्ड ऑफिस में प्लेस किया जाएगा या फिर और कहीं भी हम प्लेस कर सकते हैं SR पास करके। गॉट इट। और अगर मुझे किसी और सिटी में अपना जो रजिस्टर है वो मेंटेन करना है तो वहां पे हमारे 1/10 मेंबर रिजाइड होने चाहिए। तो कंसेप्ट क्या बना, अगर मुझे अपना जो रजिस्टर है वो अदर देन RO रखना है और आउटसाइड द सिटी रखना है तो SR पास करना पड़ेगा और उस अदर सिटी में 1/10 मेंबर रिजाइड करते हो। अदर इंफॉर्मेशन टू बी रेफर्ड इन रजिस्टर, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। कोई भी अगर ऑर्डर सेबी ने पास किया है या फिर मैंने कोई सिक्योरिटी को प्लेज करके लोन लिया हुआ है तो वो भी मुझे उस रजिस्टर में डालना पड़ेगा। अगर कोई भी नंबर के स्टेटस में चेंज आता है, जैसे उसने बेनिफिशियल ओनर किसी और को बना दिया, उसने अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर दिए, उसके शेयर किसी और को ट्रांसमिट हो गए, तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन इन रजिस्टर ऑफ मेंबर, रेक्टिफिकेशन इज मेड इन द रजिस्टर बाय द कंपनी परसुएंट टू ऑर्डर पास बाय एनी अथॉरिटी शैल बी इंडिकेटेड इन सच रजिस्टर। अब मेरे पास मेरे पास ट्राइब्यूनल से ऑर्डर आया कि आप लोगों ने रजिस्टर गलत बना रखा है या फिर एक XYZ इंफॉर्मेशन कोई भी हमारी ओमिटेड है उसमें, तो वहां से ऑर्डर आया कि आपको ये इंफॉर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी, फिर अपना रजिस्टर इस तरह से बनाना पड़ेगा, तो उस ऑर्डर की रेफरेंस मुझे यहाँ पे डालनी पड़ेगी। इंडेक्स, अगर मैं रजिस्टर ऑफ मेंबर नॉट रजिस्टर ऑफ मेंबर, अगर मैं मेंबर 50 से ज्यादा है तो मुझे एक इंडेक्स भी उसका बनाना पड़ेगा, बस ये बात है। और 83 क्या कहता है, जो हमारे डिपोजिटरीज है NSDL और CDSL, जो भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डेटा बनाया हुआ है वो भी हमारे रजिस्टर के तौर पे काम आएगा। फिर अब हमारा फॉरेन रजिस्टर। फॉरेन रजिस्टर क्या होता है, अगर मेरे कुछ शेयर होल्डर्स फॉरेनर्स है तो वहां पे भी मैं एक रजिस्टर मेंटेन कर सकता हूं जिसको हम बोलते हैं फॉरेन रजिस्टर। अब फाइलिंग ऑफ नोटिस ऑफ द सिचुएशन ऑफ द ऑफिस, जहां पे मैंने अपना फॉरेन रजिस्टर बनाया है ओपन होने के, चेंज होने के, डिसकंटिन्यू होने के, मतलब लेट्स से मैंने कनाडा में अपना रजिस्टर बनाया है तो जिस दिन वो बनाया, जिस दिन उसमें कोई चेंज हुआ, जिस दिन वो डिसकंटिन्यू हुआ किया, उसके 30 डेज के अंदर MGT3 में मुझे ROC को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओपन फॉर इंस्पेक्शन, अब however advertisement before closing shall be inserted at least 2 newspaper। जैसे हमारे अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं वैसे ही जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स डिवेंचर होल्डर्स होता है वो भी हमारा पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और कोई भी पर्सन आके उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। बट अगर मुझे उस रजिस्टर को क्लोज करना है, मतलब पब्लिक के लिए एक्सेस नहीं करवाना, तो एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर में मुझे एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी कि इस दिन के लिए, इस दिन से लेके इस दिन तक हमारा रजिस्टर वो बंद रहेगा। मेकिंग एंट्रीज फॉर रजिस्टर आफ्टर द अप्रूवल ऑफ BOD, ट्रांसमिट द सेम विद 15 डेज। अब लेट्स से हमारे यहाँ पे कोई FPO हुआ है, फर्दर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हुआ है, तो अब मुझे कुछ और डिटेल्स उसमें डालनी है फॉरेन रजिस्टर में, तो जो वहां पे हमारा ऑथराइज पर्सनल है उसको मैं बोलूंगा कि यार 10 बंदों के नाम और ऐड हुए हैं, आप उसको अल्टर कर देते हो, और जो अल्टर वो कर देगा उसके 15 डेज के अंदर अंदर मुझे एक उसकी कॉपी भेजेगा, देखो एक प्रूफ भेजेगा कि जो आपने एडिशन करने के लिए बोला था वो एडिशन मैंने कर दिए हैं। और जो हमारी कंपनी है इंडिया में, जो यहाँ पे हेड ऑफिस है, वो उसके डुप्लीकेट रजिस्टर मेंटेन करके चलेगी। अगर डिसकंटिन्यू होता है हमारा रजिस्टर तो जितने भी एंट्रीज हमारी फॉरेन रजिस्टर में थी वो सारी की सारी कन्वर्ट किस में हो जाएगी,
प्रिंसिपल रजिस्टर जो इंडिया में मेंटेन किया हुआ है। अगर 88 में कोई भी डिफॉल्ट किया तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी कितनी 3 लाख और ऑफिसर के ऊपर कितनी 50,000 और जो ऑफेंस होगा वो कंपाउंडेबल माना जाएगा। डिटेल ऑफ नॉमिनेशन जो ऑल्सो रिक्वायर्ड इन फॉर्म नंबर MGT1 और MGT2 जो डिवेंचर होल्डर्स है हमारे जो मेंबर्स है उनके जो नॉमिनेशन है वो मुझे MGT1 में और 2 में रिस्पेक्टिवली डालना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन बाय द एंट्रीज ऑथेंटिकेशन ऑफ एंट्रीज अब ऑथेंटिकेट कौन करेगा उनको वो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है। ऑथेंटिकेट कौन करेगा सबसे पहला बाय CS और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। CS करेगा और जिस पर्सन को मैंने ऑथराइज कर रखा हो वो करेगा। ओके और जिस टाइम पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है ऑथराइजेशन का वो भी हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और सेम एज इट इज फॉरेन रजिस्टर है उसकी डिटेल्स को कौन ऑथेंटिकेट करेगा CS या फिर कोई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ऑथराइज पर्सन किया हुआ है वो। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 89 दैट इज डिक्लेरेशन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर। अब इसका कंसेप्ट क्या है अब जैसे मेरे नाम पे कोई 10 शेयर्स थे अब रजिस्टर्ड ओनर भी मैं हूं बेनिफिशियल ओनर भी मैं हूं मुझे उस शेयर का जितना भी राइट्स मिलेगा जितना भी डिविडेंड मिलेगा वो सबका बेनिफिट मुझे मिलेगा वो। अब मैं रजिस्टर्ड ओनर तो हूं बट मैं उसका जो बेनिफिट है ना वो किसी और को ट्रांसफर करना चाह रहा हूं तो वो होता है हमारा बेनिफिशियल ओनर। तो अगर मैंने अपने शेयर का कोई भी बेनिफिशियल इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर किया है तो ये 30 डेज के अंदर अंदर ROC को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इस शेयर का बेनिफिशियल ओनर मैंने उसको बना दिया है। डिक्लेरेशन बाय बेनिफिशियल ओनर हु होल्ड द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन MGT5 विद इन 30 डेज। अब मैंने दिया MGT4 में अब जिसको मैंने बेनिफिशियल ओनर बनाया था वो दिया MGT5 में विद इन 30 डेज और कोई भी चेंज हुआ है तो वो भी हम MGT6 में 30 डेज के अंदर अंदर बताएंगे। बेनिफिशियल ओनर डज नॉट फाइल डिक्लेरेशन। अब एक बात बताओ जिसको मैंने बेनिफिशियल ओनर बनाया था अगर वो बेनिफिट की डिटेल्स या डिक्लेरेशन देना भूल जाता है या नहीं देता है जानबूझ के तो जो भी बेनिफिट एक शेयर में मिलना होगा वो पर्सन क्लेम बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। मेरे पास राइट होगा इवन तो मैंने ट्रांसफर कर दिया उससे फिर मेरे पास राइट होगा कि मैं उसके सारे बेनिफिट्स क्लेम कर सकता हूं। अब कोई भी डिक्लेरेशन में अगर डिफॉल्ट किया है तो पेनल्टी कितनी पर्सन के ऊपर कितनी 50,000 प्लस 200 पर डे और मैक्सिमम 5 लाख। कंपनी के ऊपर कितनी 1,000 पर डे मैक्सिमम ऑफ कंपनी के ऊपर कितनी 5 लाख और ऑफिसर के ऊपर कितनी 2 लाख। नोट और ये गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 90 रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। होता है क्या ये लेट्स स्टार्ट इज इंडिविजुअल हु डायरेक्टली और टुगेदर विद डायरेक्ट होल्डिंग not hold less than 10% of share capital, not hold 10% of voting power, not have right to receive the dividend less than 10% and access significant influence। बात सुनो अगर किसी के पास डायरेक्टली टुगेदर विद इनडायरेक्ट होल्डिंग कोई भी इंडिविजुअल है उसने इनडायरेक्टली प्लस डायरेक्ट होल्डिंग के साथ साथ किसी भी कंपनी में 10% की ज्यादा शेयर होल्ड कर रखी है 10% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रखा है 10% से ज्यादा डिविडेंड उसको मिलता है या उसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो उसको सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा और उसको भी एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी। और बेन 4 में हर कंपनी ROC को एक डिक्लेरेशन देगी कि हमारा SBO कौन है और हमारे नॉलेज में ये सब SBO है और टू हैव बीन SBO ड्यूरिंग 3 years immediately preceding the date of notice। और 3 साल में कौन कौन हमारे SBO बने हैं जो अभी तक SBO रजिस्टर्ड नहीं हुए मतलब पिछले 3 साल में हमारे SBO ये पर्संस थे बट ड्यू टू एनी सिचुएशन एनी सर्कमस्टांसेस हम कोई भी नोटिस नहीं दे पाए तो उसका नोटिस भी मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। रजिस्टर ऑफ SBO रजिस्टर किस में बनेगा देन 3 में और वो पब्लिक के लिए ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेगा 2 आवर्स के लिए। एप्लीकेशन फॉर ट्राइब्यूनल where a person failed to give information to the central government within 30 days of beneficial form that is Ben 4 or intimation received is not satisfactory, the company applied to tribunal within 15 days of expiry of such 30 days to restrict with respect to transfer of dividend और tribunal within 60 days of application ऑर्डर देगा कंपनी को। अब यहाँ पे क्या बात बोली हुई है अगर यहाँ पे कंपनी को कोई भी बेनिफिशियल ओनर की डिटेल्स नहीं आई जो SBO वाली थी तो यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है ट्राइब्यूनल को अप्लाई कर सकती है 30 दिन एक्सपायर होने के अगले 15 दिन के अंदर अंदर कि इन शेयर के सारे राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने अभी कोई डिक्लेरेशन नहीं दी डिफॉल्टर्स की पेनल्टी प्रोविजन है ये। और उसके बाद यहाँ पे ट्राइब्यूनल 60 दिन की जब एप्लीकेशन आई कंपनी से उसके 60 दिन के अंदर ऑर्डर देगा टुवर्ड द रिस्ट्रिक्शंस
एंड ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड, इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। अब एक छोटा सा प्रोविजन और है इसमें, ये रीडिंग कर लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे क्या बात बोली गई है, अगर जब हमारा एक्ट कमेंसमेंट हुआ, तो उसके 90 डेज के अंदर अगर मुझे बैन 1 में अपनी डिक्लेरेशन देनी है कि कौन हमारा एसबीओ बना है, और कोई भी कंसिस्टेंटली कोई बना है, तो बैन 2 में देना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन टू आरओसी। बात सुनो, यहाँ पे जो हमारे बेनिफिशियल ओनर्स हैं उन्होंने दिया कंपनी को, और कंपनी किसको देगी, आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, हु बिकम सब्सिक्वेंटली एसबीओ एंड एनीवन हु अंडरगो एनी चेंज shall file a declaration in ban 1 within 30 days of such acquisition or change। सेम बात है, हमने पढ़ ली बात, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें देखिए, where individual become or undergo any change within 90 days after commencement he deemed that he become SBO after expiry of 90 days and period of 30 days recome accordingly। यहाँ पे हमारा एक्ट कमेंस हुआ है, यहाँ पे जो भी एसबीओ है तो यहाँ पे मुझे डिक्लेरेशन देनी है, ये हमने ऊपर पढ़ा। अगर यहाँ से लेके 90 डेज के अंदर अंदर कोई बना है, कोई हटा है, या फिर किसी में कोई चेंज हुआ है, तो उसकी डिटेल यहां से नहीं देनी, वो एक्सपायरी ऑफ 90 डेज से 30 दिन गिने जाएंगी। एक आप कह लो रिलैक्सेशन है कि कमेंसमेंट के 90 डेज के अंदर अंदर कोई भी चेंज या एक्विजिशन होता है बेनिफिशियल ओनर में, तो उसकी डिटेल जो हम देंगे वो 90 डेज एक्सपायर होने के अगले 30 दिन के अंदर अंदर हम दे सकते हैं। फिर एसबीओ रूल किस पे अप्लाई नहीं होते हैं, आईटीएफ अथॉरिटी पे, होल्डिंग कंपनी पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे, या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड का व्हीकल है वहां पे। कॉन्ट्रावेंशन का पेनल्टी क्या है, एसबीओ पे कितनी, 50,000 प्लस 1000 पर डे, मैक्सिमम 2 लाख। और रिपोर्टिंग कंपनी जो आरओसी को देना था उसको नोटिस उसने नहीं दिया, तो कंपनी के ऊपर कितना, 1 लाख टू 500 पर डे, मैक्सिमम 5 लाख। और ऑफिसर के ऊपर कितना, 25,000 से 25,000 प्लस 200 पर डे, मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। और अगर विलफुली किया है तो 447। अब आते थोड़े आसान वाले सेक्शन, दैट इज सेक्शन 91, पावर टू क्लोज द रजिस्टर। अगर कंपनी को अपने रजिस्टर को क्लोज करना है तो कर सकती है वो वन टाइम में, मतलब एक टाइम 30 डेज और 1 फाइनेंशियल ईयर में 45 डेज तक वो क्लोज कर सकती है। और क्लोज करने की एटलीस्ट 7 डेज बिफोर मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर में और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में नोटिस देना पड़ेगा कि हम इस दिन से लेके इस दिन तक हमारे जो रजिस्टर है वो क्लोज रखेंगे। कॉन्ट्रावेंशन किया तो ये वाली पेनल्टी इंपोज हो जाएगी, आप खुद रीड आउट कर सकते हो। फिर आता है सेक्शन 92, मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज एनुअल रिटर्न। इट इज अ रिटर्न गिविंग रिपोर्ट अबाउट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, पूरी परफॉर्मेंस कैसी रही कंपनी की वो इसमें जाएगा। कंटेंट देख लीजिए, जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, शेयर डिबेंचर्स क्या है, और प्रमोटर्स कितने हैं, डायरेक्टर कितने कितने चेंज हुए हैं, कितना किसको रेम्युनरेशन जा रहा है, और अदर मैटर्स। कौन से फॉर्म में, अगर ओपीसी और स्मॉल कंपनी है तो 7A में, और अगर अदर देन ओपीसी और स्मॉल कंपनी तो 7 MJT 7 में। ओके, अब 7 को साइन कौन करेगा, डायरेक्टर प्लस CS, CS नहीं है तो CS इन प्रैक्टिस। अब 7A को साइन कौन करेगा, CS, और CS नहीं है तो डायरेक्टर, बस। सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट बाय CS। अब एक बात सुनो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कोई भी हमारी ऐसी लिस्टेड कंपनी है या फिर ऐसी कोई कंपनी है जिसकी PSE 10 CR से ज्यादा है या टर्नओवर 50 CR या उससे ज्यादा है, इन दोनों से कोई भी एक चीज है, तो उसको एक अलग से सर्टिफिकेट CS से लेना पड़ेगा इन MJT 8। टाइम लिमिट क्या है फाइलिंग की, AGM के 60 दिन के अंदर अंदर या फिर डी डेट के 60 दिन के अंदर अंदर, मतलब या तो जो एक्चुअल डेट हुई या फिर जो ड्यू डेट हुई उसके 60 दिन के अंदर MJT 7 या 7A मुझे फाइल करना पड़ेगा। अब पेनल्टी क्या है वही बता दें यहाँ पे, कंपनी और ऑफिसर के ऊपर कितनी, 10,000 प्लस 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम कितना, कंपनी के ऊपर 2 लाख, और हमारे जो ऑफिसर उनके ऊपर 50,000। अब CS इन प्रैक्टिस है जिसने सर्टिफाई किया था MJT 8 में, याद हमने ऊपर पढ़ा था अभी, उसमें 2 लाख रुपीज की पेनल्टी। प्लेस ऑफ कीपिंग बिल्कुल आसान सा, ये तो आरओ और एट एनी अदर प्लेस, अदर प्लेस में कहां पे, एसआर पास हो गया और 1/10 मेंबर रिसाइड करते हो, बस। अब इंस्पेक्शन की बात आती है यहाँ पे। इंस्पेक्शन क्या है, कुछ भी नहीं है, आसान सी बात है। तो बुक्स और रजिस्टर सब कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है, और अगर वो स्टेक होल्डर्स है मतलब रिलेटेड पर्सन है कंपनी के, तो फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्ट कर सकते हैं। पर कॉपीज के लिए, अगर कॉपीज ले जाना चाहे तो 10 रुपीज पर पेज उनको देना पड़ेगा, गॉट इट। और अगर थर्ड पार्टी है कोई अदर देन स्टेक होल्डर्स तो 50 रुपए पर इंस्पेक्शन देना पड़ेगा इंस्पेक्ट करने के लिए, और कॉपीज ले जाना तो वही 10 रुपए पर पेज। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी है कोई, वो इंस्पेक्ट भी कर सकती है और कॉपीज भी ले सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और जब भी रिक्वेस्ट आई है तो उसके 7 दिन के अंदर मुझे कॉपीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बस।
बट कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो अवेलेबल नहीं होगी, जैसे एड्रेस हो गया, मेल आईडी हो गया, पैन नंबर हो गया। प्रिजर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, भी ध्यान देना आप, अच्छा पॉइंट है ये। रजिस्टर ऑफ मेंबर परमानेंटली प्रिजर्व किया जाएगा। रजिस्टर डिवेंचर होल्डर्स 8 ईयर फ्रॉम रिडेम्पशन, जब रिडेम्पशन हुआ उनका उनकी 8 ईयर्स तक। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमने आरओसी को डिलीवर किए, जैसे एनजीटी 7 और 7A हो गया हमारा, या फिर जो भी हमने ऊपर डॉक्यूमेंट्स पढ़े जो आरओसी को डिलीवर करने हैं, वो दोबारा देखना, आपको याद हो जाएंगे वो चीजें। जब हमने फाइल किया उसके 8 साल के अंदर अंदर, मतलब 8 साल तक उनको हमने मेंटेन करके रखना है। फॉरेन रजिस्टर मेंबर का है तो परमानेंटली, अगर डिबेंचर होल्डर का है तो 8 ईयर फ्रॉम रिडेम्पशन बस। किसकी कस्टडी में, सीएस की या किसी और पर्सन की, पेनल्टी इसके ऊपर आप देख लेना। 95 क्या है यहाँ पे सेक्शन, ऑल रजिस्टर्स एक्ट एज एविडेंस, जितने भी हमारे रजिस्टर हमने मेंटेन किए हैं वो एविडेंस के रूप में काम करेंगे कि इतने हमारे शेयर होल्डर्स है, इतने हमारे डिबेंचर होल्डर्स है और इतने हमारे अदर सिक्योरिटी होल्डर्स है। अब आता है हमारा एजीएम सेक्शन 96। अब बात सुनो यहाँ पे, कितना अच्छा पॉइंट है ये। अब फर्स्ट एजीएम है या सब्सिक्वेंट एजीएम है? पहली ये ना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, पहली एजीएम क्या, जब हमारे कंपनी का पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद होगा वो फर्स्ट एजीएम, और सब्सिक्वेंट एजीएम कौन सी, जो उसके बाद होंगी सारी वो। फर्स्ट एजीएम है तो जब हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 9 महीने के अंदर अंदर करवाई जाएगी। डन। उसके बाद अगर सब्सिक्वेंट एजीएम है तो जब हमारा कोई भी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो करवाई जाएगी। ठीक है, बट दो बात सुनिए, विद इन 15 डेज फ्रॉम द लास्ट एजीएम, मतलब दो हमारे जो एजीएम उनके बीच में 15 मंथ्स का गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और एटलीस्ट एक एजीएम एक कैलेंडर ईयर में होनी चाहिए। आपको सिस्टम देखना, दिमाग लगाना इसमें कि सब्सिक्वेंट एजीएम 6 महीने के अंदर अंदर, दो एजीएम में 15 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इस तरह से उनका सिनेरियो हो कि एक कैलेंडर ईयर में एटलीस्ट एक एजीएम तो होनी चाहिए। अदर प्रोविजन बिजनेस आर पे होनी चाहिए, बिजनेस डेज पे होनी चाहिए, और एट रजिस्टर्ड ऑफिस होनी चाहिए। एक्सटेंशन अलाउड है क्या? हाँ, 3 महीने की एक्सटेंशन अलाउड है, बस ये बात है। अब ये देखिए, जनरली एजीएम ना आरओ पे होती है, बट अदर देन आरओ हो सकती है क्या? डेफिनेटली हो सकती है। पहला, अनलिस्टेड कंपनी है और कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर हमने ले ली है, तो अदर देन आरओ भी वो हो सकती है। फिर सेक्शन 97 एंड 98, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल द एजीएम और ईजीएम। अब मान लो यहाँ पे द डिफॉल्ट इज मेड बाय द कंपनी इन होल्डिंग ऑफ एजीएम ईजीएम, ट्राइब्यूनल इज एम्पावर्ड टू कॉल द एजीएम या एजीएम। अब यहाँ पे क्या है, हमारी एजीएम करवानी थी, ईजीएम करवानी थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और उसने कंपनी ने डिनाई कर दिया कि वो नहीं करवा रही है, तो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से कंपनी को एजीएम करवानी पड़ेगी। ओके, या तो ट्राइब्यूनल शूमोटो ऑर्डर दे सकता है या किसी कहने पे भी ऑर्डर दे सकता है एज पर देयर ओन विल। और 97 98 मतलब उसने ट्राइब्यूनल ने बोला फिर भी उन्होंने मीटिंग नहीं करवाई, तो क्या होगा, कंपनी के ऊपर और हर एक ऑफिसर के ऊपर 1 लाख प्लस 5,000 पर डे की पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। फिर हमारा होता है ईजीएम, दैट इज सेक्शन 100। जितने भी हमारी जनरल मीटिंग होती है एजीएम के अलावा उनको हम क्या बोलते हैं, ईजीएम। ओके, और कौन कौन करवा सकता है ईजीएम? बाय बोर्ड व्हेनेवर नेसेसरी, या फिर अगर कंपनी की शेयर कैपिटल वाली है तो अगर 1/10 ऑफ मेंबर हमें बोल दे, 1/10 ऑफ मेंबर होल्डिंग पीएससी बोल देंगे तो हमें ईजीएम करवानी पड़ेगी, या अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ वोटिंग पावर। ओके, और जब भी हमारी ऐसे मतलब रिक्विजिशन आई उसके 21 दिन के अंदर अंदर मुझे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने का मतलब क्या है कि मुझे नोटिस भेज देना है कि उस दिन हमारा एजीएम कंडक्ट करी जाएगी, ईजीएम कंडक्ट करी जाएगी, और जिस रिक्विजिशन आई उसके 45 डेज के ज्यादा ईजीएम कंडक्ट नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो आज रिक्विजिशन आई है तो आज से 21 दिन के अंदर अंदर मुझे जो प्रोसीजर है वो शुरू करना है, और आज से मैक्सिमम 45th डे तक हमारे ईजीएम हो जानी चाहिए। मतलब आखिरी दिन नोटिस देने का क्या है, 21st डे, ताकि अगले 21 दिन क्लियर डेज रहे और 45 डेज तक हमारी मीटिंग कंडक्ट हो जाए। बस अगर बोर्ड ने 21 दिन के अंदर अंदर प्रोसीजर शुरू नहीं किया तो रिक्विजिशन के 3 महीने के अंदर अंदर मेंबर्स खुद भी एक ईजीएम कंडक्ट करवा सकते हैं, और जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे मेंबर्स के वो कंपनी रिम्बर्स करेगी उनको। ओके, रिक्विजिशन शुड बी गिवन, और ये बात है रिक्विजिशन जो रिक्वेस्ट करेंगे वो एटलीस्ट 21 दिन पहले करेंगे, डेट प्लेस स्पेसिफाई करेंगे, रिक्विजिनिस्ट की तरह साइन होना चाहिए। बट जो रिक्विजिशन हमारे मीटिंग करेंगे जब अपने आप, उसमें कोई भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की नीड नहीं। ये पॉइंट ना बच्चे भूलते हैं, इस चीज को याद रखना कि अगर ईजीएम का केस है
और मेंबर्स खुद करवा रहे हैं, तो वहां पे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं है। Got it? Notice of meeting should be given to member within 3 days of depositing the requisition letter to the company. अब notice of meeting कब देना है member को? 3 दिन के अंदर where EGM note conveyed list of members should be given to the requisitionist along with the changes. Notice shall be sent through speed post or registered post. Electronic note accidental omission will not be invalid the EGM. सुनो मेरी बात, क्या बोला गया इसमें? अगर ईजीएम नहीं करवाया कंपनी ने, तो जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनकी डिटेल उसको मेंबर को देनी पड़ेगी। अब कंपनी ने ईजीएम नहीं करवाई, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जितने भी उसकी लिस्ट ऑफ मेंबर्स है वो सबको रिक्विजिनिस्ट को दे दे, ताकि वो खुद करवा ले। और नोटिस कैसे देना? बाय पोस्ट भी हम दे सकते हैं, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी दे सकते हैं हम, और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भी दे सकते हैं। और एक्सीडेंटल ओमिशन ईजीएम को इनवैलिडेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो उसके बाद क्या है? प्रीरिक्विजिट्स ऑफ मीटिंग। अब मीटिंग हमारे 3 तरीके की होती है। पहला हमारा जनरल मीटिंग, सेकंड बोर्ड मीटिंग, और तीसरा हमारा क्लास मीटिंग। जनरल मीटिंग फिर 2 तरह की, एजीएम और ईजीएम। बोर्ड मीटिंग फिर हमारी मीटिंग ऑफ बोर्ड होती है। क्लास मीटिंग जैसे पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन की मीटिंग होती है उसको बोलते हैं क्लास मीटिंग। सेक्शन 101 क्या है? नोटिस ऑफ द मीटिंग। नोटिस ऑफ मीटिंग क्या है? नोटिस मुझे कैसे देना चाहिए? 21 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए। सर क्लियर डेज का क्या मतलब है? भेजने वाला दिन और मीटिंग वाला दिन वो हम उसमें एक्सक्लूड करेंगे। अगर मैंने बाय पोस्ट भेजा है तो 2 दिन हम एक्स्ट्रा एक्सक्लूड करेंगे। 21 दिन अलग, 2 दिन भेजने वाला और मीटिंग वाला अलग, और 2 दिन पोस्ट, मतलब टोटल 25 डेज। ओके। और सेक्शन 8 कंपनी है, तो इसी की जगह हम 14 डेज ऐड करेंगे। कंटेंट क्या रहेगा उसका? प्लेस, डेट, डे क्या है, आवर क्या है बिजनेस की। ओके। कौन कौन नोटिस लेने के लिए अधिकारी है? मेंबर्स, एलआर असाइनी, ऑडिटर्स, एवरी डायरेक्टर। क्लियर डेज का क्या मतलब है ये मैं आपको बता चुका हूँ। नोटिस कैसे देंगे? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी दे सकते हो, उसको मैं अटैच भी कर सकते हैं, आप रीड कर सकते हो। अगर एक्सीडेंटल ओमिशन है तो वो माफ कर दिया जाएगा। शॉर्टर नोटिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखना आप लोग। शॉर्टर नोटिस अलाउड है क्या? ये बात है यहाँ पे, मतलब लेस देन 21 डेज अलाउड है। देखना पड़ेगा सर, यस अलाउड है इफ कंसेंटेड बाय मेंबर्स। अगर रिक्विजिट मेंबर हमें कंसेंट दे दे तो शॉर्टर नोटिस भी अलाउड माना जाएगा। एजीएम है तो 95% ऑफ मेंबर्स जो वोट करने के लिए अधिकार हैं, तो वो हमें कंसेंट दे दे तो शॉर्टर नोटिस भी वैलिड माना जाएगा। और अदर मीटिंग है कोई एजीएम के अलावा, और हैविंग शेयर कैपिटल है, अदर मीटिंग शेयर कैपिटल है तो मेजोरिटी, और मेजोरिटी मतलब 51 मेंबर्स लेट्स से, या 51% मेंबर कह सकते हो आप, और होल्डिंग 95% ऑफ पीएससी। ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि कंसेंट आ गई तो शॉर्टर नोटिस वैलिड माना जाएगा। और शेयर कैपिटल नहीं है और ईजीएम है तो 95% ऑफ वोटिंग पावर। और ईजीएम कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब एक बात सुनिए, 102 क्या है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अगर हमारा कोई स्पेशल बिजनेस है, सर स्पेशल बिजनेस क्या है हमें ये भी बताओ, ये बताएंगे, सब्र करो थोड़ा सा। अगर हमारा स्पेशल बिजनेस है, ऑर्डिनरी बिजनेस में रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अगर स्पेशल बिजनेस है तो मुझे डिटेल्ड स्टेटमेंट देने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और क्या स्पेसिफाई होगा उसमें? डायरेक्टर्स का, केएमपी का, उनके रिलेटिव का कंपनी में क्या इंटरेस्ट है, या उस एजेंडा में क्या इंटरेस्ट है, और एनी अदर इंफॉर्मेशन। अब ओडी क्या होता है? ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होते हैं? अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर कर रहे हैं हमारी मीटिंग में, अगर हम रेमुनरेशन फिक्स कर रहे हैं, या हम डायरेक्टर को अपॉइंट्स कर रहे हैं, या फिर हम किसी का मतलब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो हमारा होता है ऑर्डिनरी बिजनेस। इसके अलावा हमारे सारे क्या माने जाएंगे? स्पेशल बिजनेस। बस आप वो कोर्स इफेक्ट डाल के देख लेना कि इनके अलावा क्या बनते हैं। ओके। सो इन केसेस में हमारी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट ऐड होगी। गॉट इट? और वेयर एन स्पेशल बिजनेस रिलेट टू एनी अदर एंटिटी द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर इन एनी अदर एंटिटी शुड बी डिस्क्लोज। अब बात सुनो, मेरा जो रेजुलेशन है वो ऐसा रेजुलेशन है जो किसी और एंटिटी को अफेक्ट करता है, और उस एंटिटी में मेरे प्रमोटर का, मेरे मैनेजर का, मेरे केएमपी का 2% से ज्यादा हिस्सा है वहां पे, तो मुझे वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और 102 में अगर कोई भी डिफॉल्ट किया तो प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी पेनल्टी कितनी? 50,000 और 5 टाइम ऑफ रेम्यूनरेशन व्हिच आर रिज्यू हायर। गॉट इट? अब कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने प्रेजेंट होने चाहिए। पब्लिक कंपनी है और मेंबर 1000 तक है तो 5 हमारे फिजिकल प्रेजेंट होने चाहिए, पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अगर 1000 से लेके 5000 तक है, इंपोर्टेंट मार्क करो पहले इसे, 1000 से लेके 5000 तक है तो 15 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अगर एक्सीडेड 5000 है तो 30 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी है तो 2।
एडजर्नमेंट, अगर मीटिंग शुरू होने के आधे घंटे के अंदर अंदर, मीटिंग शुरू होने के हाफ एन आवर के अंदर अंदर अगर हमारी कोरम प्रेजेंट नहीं हुई तो अगले हफ्ते सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम पर एडजर्न हो जाएगी। और अगर वो ईवीएम है, रिक्विजिनिस्ट वाली मीटिंग है, तो कैंसल्ड मानी जाएगी। और अगर हमारा बात सुनो, कोई भी अगर शेड्यूल में चेंज हुआ है तो मुझे 3 दिन पहले उनको नोटिस देना। और जैसे जनरली क्या है कि अगले हफ्ते सेम प्लेस सेम टाइम पे हमारी एडजर्न हो जाएगी, बट मैं उसमें चेंज करना चाहूँ तो मुझे प्रायर 3 डेज नोटिस देना पड़ेगा। ओके, और अगर मान लो एडजर्न मीटिंग में भी कोरम प्रेजेंट नहीं हुई तो वहां पे हमारी वो जो प्रेजेंटेड है पर्सन वही वैलिड मान लिया जाएगा। अब एक बात सुनो, 1% कैन बी रिप्रेजेंटेटिव मोर देन वन बॉडी कॉर्पोरेट एंड हेंस इट इज quorum। अब बात सुनो, जैसे मान लो, बड़े ध्यान से सुनना, 2 मिनट आपका फोकस सिर्फ मेरी वर्डिंग की तरफ होना चाहिए। मेंबर अगर अप टू 1000 है तो पर्सनली 5 मेंबर्स होने चाहिए, ये हमने पढ़ा अभी। अब हमने ये तो कहीं नहीं पढ़ा पूरे एक्ट में कि कोई और कंपनी किसी और कंपनी मेंबर नहीं बन सकती है बिल्कुल। अब लेट से ए कंपनी या फिर ए प्राइवेट लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड, सी डी ई, ये 5 कंपनी है, ये जेड लिमिटेड में मेंबर है। डन। अब एक बात सुनाओ, अब इनका एक डायरेक्टर है, रिप्रेजेंटेटिव, जो इन 5 कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, और वो यहां पे चला गया और जेड लिमिटेड की हमारी जनरल मीटिंग में, तो इसको एक ने इसको 5 काउंट किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक पर्सन और कई सारी बॉडी कॉर्पोरेट को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वो मल्टीपल टाइम्स माना जाएगा, पर 2 पर्सन पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। हालांकि इसको एक को 5 माना है, बट एक छठा पर्सन भी होना चाहिए कि फिजिकली 2 एटलीस्ट प्रेजेंट होने चाहिए। बस ये मुझे बात बतानी थी आपको। ओके, कोरम थ्रू आउट द मीटिंग रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहले रही फिर भाग गए सारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेंबर इज नॉट एंटाइटल्ड टू वोट ऑन एनी मीटिंग बट पर्सनली प्रेजेंट शैल बी काउंटेड एज कोरम। अगर मेंबर ऐसा है जिसको वोट करने का अधिकार नहीं बट पर्सनली प्रेजेंट हो गए तो कोरम में वो काउंट होगा। और पोस्टल बैलेट से बिजनेस ट्रांजैक्ट होना है तो कोरम की कोई भी रिक्वायरमेंट अप्लाई नहीं होती। तो ये था सेक्शन 103। बाकी सेक्शन पे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।